अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उज़ैर और आज का हमारा टॉपिक है आयनिक बॉन्ड्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हम नेक्स्ट कौन-कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। हमने जनरल सी कोर्स आउटलाइन डिस्कस की थी। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है आयनिक बॉन्ड। अब एक्चुअल में आयनिक बॉन्ड होता क्या है? हमने इसकी डेफिनेशन की थी कि ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। ठीक है, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये बनती है, ये आयनिक बॉन्ड जो होता है ये होता है मेटल और नॉन मेटल के बीच। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये नॉन मेटल, ये मेटल प्लस नॉन मेटल के दरमियान बनता है। मेटल की टेंडेंसी हमें पता है कि वो होता है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है और नॉन मेटल की टेंडेंसी हमें पता होता ही है कि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ठीक है, मेटल बॉन्ड कैसे बनता है? मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इस तरह हमारा ये आयनिक बॉन्ड बनता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मेटल है सोडियम। अब सोडियम की अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देख लें तो वो है 2 8 and 1। अब इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है, तो अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, डोनेट कर देता है, तो ये स्टेबल हो जाएगा। सोडियम इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद Na+ बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास बन गया सोडियम। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये लेंगे 2 और 8 और ये अब बिल्कुल स्टेबल हो चुका है। और अगर हम क्लोरीन की बात करें जो कि हमारे पास नॉन मेटल है, वो भी क्लोरीन। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 8 and 7। अब इसके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आप को स्टेबल करने के लिए। अब ये वो इलेक्ट्रॉन जो वहां से मेटल से आया उसको लेगा और ये स्टेबल हो जाएगा 2 8 8। ठीक है, ये वो इलेक्ट्रॉन को लेने के बाद ये भी स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये स्टेबल हो गया, इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया, ये भी स्टेबल हो गया, तो यहाँ पे बॉन्ड क्यों बन रहा है एक्चुअल में? क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पे बॉन्ड की तो जरूरत नहीं बची। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना, वो किया है गैसियस स्टेट में। ये जो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है वो है गैसियस स्टेट में। इसने जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है ना, वो एक्सेप्ट किया है गैसियस स्टेट में। इसने भी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया वो किया है गैसियस स्टेट में। और जो गैसियस स्टेट में होता है वो होती है अनस्टेबिलिटी। ठीक है, गैसियस स्टेट में ये दोनों अनस्टेबल है, तो ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे। ये दोनों Na+ और Cl- आपस में NaCl बनाएंगे। ये बॉन्ड बनेगा, फिर ये सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। देन उसके बाद जैसे ही बॉन्ड बनेगा ये सॉलिड स्टेट में चले जाएंगे। एक इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी जो कि आयंस को हेल्ड कर देगी, फिक्स कर देगी, चार्जेस मूव नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। अब ये फोर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि हम इसके फार्मूले से देख लेते हैं कि ये है इसका फार्मूला। इसका हम एक फार्मूला भी देख लेते हैं सिंपल सा, F = K Q1 Q2 over R²। अब इसका मतलब क्या है? Q1 क्या है? यहाँ पे Q1 है फर्स्ट चार्ज, जो पहला चार्ज है हमारे पास वो है Q1। Q2 क्या है? Q2 है हमारे पास सेकंड चार्ज। ठीक है, ये वाला जो चार्ज है ये हमारे पास Q2। अब ये जो R² है ये है डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम्स, डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 एटम्स, ये हो गया हमारे पास R²। तो ये है इसका फॉर्मूला। अब हम देख लेते हैं लिविंग स्ट्रक्चर। ये तो हमने जनरल सा इंट्रो देख लिया ना, सबसे पहले हमने इंट्रो देख लिया। अब हम चलते हैं लिविंग स्ट्रक्चर, छोटा सा वो देखते हैं, फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ेंगे। इस तरह चलते जाएंगे हम इस टॉपिक के साथ साथ। अच्छा जी, लिविंग डॉट स्ट्रक्चर। अब इसका लिविंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास Na है, जैसा कि हमने बताया कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ होता है जो इसने लूज करना होता है इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी। अब ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लोरीन पड़ा हुआ है। ठीक है, इसके लास्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक हो गया। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन लेना है और इसने एक इलेक्ट्रॉन देना है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। अब ये क्या करेगा? ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। ये लें जी, यहाँ पे इसके बाद Na भी स्टेबल हो जाएगा और हमारे पास Cl जो क्लोरीन है वो भी स्टेबल हो जाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल
MgCl2। अब दो क्लोरीन के एटम आ गए, ये आ गया Mg, इसके वैलेंस शेल में है 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसमें इन दोनों को डोनेट करना है स्टेबिलिटी पाने के लिए। ये आ गया हमारे पास क्लोरीन, सेम यूजुअल 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट कर देगा, तो ये इस तरह ये तीनों ही स्टेबल हो जाएंगे। ये थे इसके छोटा सा एक हमने देख लिया लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर का। अब मेन जो इसकी बात करेंगे वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी, अब हमने लिविंग स्ट्रक्चर देखा, अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के दरमियान जो टोटल गेन या लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। हम इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं, टोटल गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन में जो टोटल गेन और लॉस होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, वो होती है इलेक्ट्रोवैलेंसी उस एटम की। अब हम इसको समझ लेते हैं एक बात से। फॉर एग्जांपल हम ग्रुप 1 देखते हैं। ग्रुप 1 में कौन कौन से आते हैं? लिथियम आ गया, हमारे पास सोडियम आ गया, पोटाशियम आ गया एंड सो ऑन। अब ग्रुप 1 में हमने देखा, हमने अभी ऊपर ही एग्जांपल पढ़ी है कि Na एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इन ऑर्डर टू गेन द स्टेबिलिटी। अब Na क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन, ये सारे का सारा जो ग्रुप है, क्योंकि Na जो फर्स्ट ग्रुप से है, Na, लिथियम, ये सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ये सारे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। इनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये इसे डोनेट करते हैं स्टेबिलिटी पाने के लिए। सो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? 1, क्योंकि ये कितना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अब हम ग्रुप 2 देख लेते हैं। ग्रुप 2 में बेसिकली होते हैं जी बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड सो ऑन। अब इन्होंने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं? इन्होंने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने होते हैं स्टेबिलिटी के लिए। अभी हमने ऊपर मैग्नीशियम की भी एग्जांपल देखी। सो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? 2, क्योंकि ये कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं? 2। अब जो ग्रुप 3 है ना, ग्रुप 3 से ग्रुप 13 तक इनकी जो इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है ना, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है वेरिएबल, वो फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जांपल हम Fe देख लेते हैं, ठीक है, इसकी कभी Fe2 प्लस होता है, कभी Fe3 प्लस होता है, तो ये डिपेंड करता है रिएक्शन पे। तो इनको हम नहीं देखते, तो ग्रुप 13 में देख लेते हैं। ग्रुप 13 में हमारे पास आ जाते हैं बेसिकली एल्यूमिनियम, गैलियम वगैरह। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? ये कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं इन ऑर्डर टू गिव द स्टेबिलिटी। सो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? 3 ग्रुप। अब ग्रुप 14 की बात करते हैं, जो कि है कार्बन वाला ग्रुप। अब ये होते हैं, इनके जो वैलेंस शेल होता है ना, इनके वैलेंस शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 4 इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करते, ना ही कहीं से 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। ये बिलीव रखते हैं शेयरिंग में, ये करते हैं शेयरिंग, सो नो इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है। अभी ग्रुप 15 की बात करें, ग्रुप 15 जो है उसमें आ जाता है हमारे पास नाइट्रोजन वगैरह, फास्फोरस, ये सारे कुछ आ जाते हैं। इनके वैलेंस शेल में पड़े हुए होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 3। सो ये 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? 3। अब इसके बाद हमारे पास आ गया ग्रुप 16। अगर हम ग्रुप 16 में देखें, जिसमें ऑक्सीजन आ गया, सल्फर वगैरह हो गए, इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? इनके वैलेंस शेल में पड़े हुए होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। इनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हुई? इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी हुई 2। अब लास्ट में हमारे पास ग्रुप 17 देख लेते हैं। ये फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन आ गया, ब्रोमीन आ गया एंड सो ऑन, ठीक है। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी होती है? 1। इनकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है 1, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए होते हैं। इनको स्टेबल होने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके, जैसे हमने क्लोरीन ऊपर देखा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये स्टेबल हो जाते हैं। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी जो होती है ना, ये बात याद रखिएगा कि ये हमेशा पॉजिटिव होती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अगर ये मेटल जो है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो कितने लूज कर रहा है? 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, जितने भी कर रहा है, उतनी इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी पॉजिटिव। नॉन मेटल अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होगी, वो भी पॉजिटिव में ही होगी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोवैलेंसी कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। सो अब हम देख लेते हैं फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशन बेसिकली आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन चाहिए?
हमें सबसे पहले मेटल चाहिए, ठीक है। मेटल क्या करेगा, मेटल एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पॉजिटिव कैटायन बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे। अब मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी कौन सी होगी, वो होगी हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, जो कि हमें इसके मेटल के आउटर मोशन वैलेंस शेल से जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, ठीक है। अब हमारे पास कैटायन बन गया, कैटायन फॉर्मेशन हमारे पास हो गई, कैटायन फॉर्मेशन। अब दूसरी चीज हमें कौन सी चाहिए, दूसरी चीज हमें चाहिए नॉन मेटल। फॉर एग्जांपल हमने एक्स इस तरह लिख लिया, ठीक है। अब नॉन मेटल के लिए हमें क्या चाहिए, नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये हमारे पास एनायन बन जाएगा, ठीक है। एनायन बन गया। अब इसको इलेक्ट्रॉन, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तब जो एनर्जी रिलीज होगी वो होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उतना ही ज्यादा ये स्टेबल होगा। अब हमारे पास दोनों चीजें आ गई, मेटल भी आ गया, नॉन मेटल भी आ गया। अब ये क्या करेंगे, अब ये मिलेंगे, आपस में बॉन्ड बनाएंगे, ये लेंगे, ये हमारा बॉन्ड बन गया। अब जो एनर्जी रिलीज होगी ना इस टाइम पे, वो होगी हमारी लैटिस एनर्जी। हमने कॉन्सेप्ट पीछे भी देखा था ना पिछली वीडियो में, जो लैटिस एनर्जी होती है, द एनर्जी रिलीज व्हेन अ गैसियस कैटायन मीट्स अ गैसियस एनायन। या हमने एक डेफिनेशन और की थी कि जब वन मॉल ऑफ आयनिक कंपाउंड जब बनता है तब जो एनर्जी रिलीज होती है वो हमारी होती है लैटिस एनर्जी। अब हमारा आयनिक कंपाउंड, आयनिक बॉन्ड बन गया, अब हमारा जो एनर्जी रिलीज हुई वो हुई हमारी लैटिस एनर्जी, ठीक है। एनर्जी रिलीज्ड वो उसके हम कहते हैं लैटिस एनर्जी, ठीक है जी। अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है, एक दो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ कंपाउंड लिखता हूँ, हमने देखना है कि कौन सा ज्यादा आयनिक है। Na फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, Na क्लोरीन, NaCl, NaF, NaBr, NaI, ठीक है। अब हमने इन सब में से देखना है कि सबसे ज्यादा आयनिक कौन है। अब हमें उसके लिए एक चीज याद करनी पड़ेगी, ठीक है। हमें पता होनी चाहिए कि जो डाउन द ग्रुप है ना, अब हमारा यहाँ पे मेटल तो सेम है, ठीक है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादा मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा, जितना ज्यादा नॉन मेटालिक कैरेक्टर होगा उतना ही ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। इस बात को हम तफसील से इस तरह देखते हैं कि डाउन द ग्रुप, अब यहाँ पे मेटल तो हमारा सेम है, हम नॉन मेटल को देखते हैं, ठीक है। अब नॉन मेटल है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब हमें पता है कि डाउन द ग्रुप जो है हमारा जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो करता है इंक्रीज। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर वो डिक्रीज करता है। जितना ज्यादा नीचे हम जाते जाएंगे ग्रुप में उतना ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता जाएगा। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट जो हम कह सकते हैं कि नॉन मेटल कौन सा है, वो है फ्लोरीन, क्योंकि हमने देखा कि डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है। तो सबसे ज्यादा किसमें, वो फ्लोरीन में। तो सबसे पहले कौन सा है, ये सबसे ज्यादा आयनिक, देन ये और देन ये। अगर इसी तरह मैं नॉन मेटल को सेम कर देता हूँ, मतलब एक ही नॉन मेटल रखता हूँ, मेटल चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास LiCl आ गया, NaCl आ गया, KCl आ गया और RbCl आ गया, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा, अभी हमने देखा कि डाउन द ग्रुप कौन सा करेक्टर इंक्रीज होता है, मेटेलिक करेक्टर। इसको भी देख लेते हैं, Li Na K Rb। अब मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज, मेटेलिक करेक्टर हमारा बढ़ रहा है, नॉन मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो रहा है। अब जितना ज्यादा नीचे जाते जा रहे हैं हमारा नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है। हमने यहाँ पे किसको देखना है, हमने यहाँ पे मेटल को देखना है। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक करेक्टर किस में होगा, रुबिडियम में होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा नीचे ये है और सबसे ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर इसी में होगा। सो फर्स्ट नंबर पे ये, देन ये, देन ये, देन ये। हम कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयनिक RbCl होगा और सबसे ज्यादा जो कोवेलेंट कैरेक्टर होगा वो LiCl में प्रेजेंट होगा। ये हमने देख लिया, फेवरेबल कंडीशंस भी देख ली, ये कुछ क्वेश्चंस थे ये भी हमने देख लिए। अब हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं आयनिक बॉन्ड की,
फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टी आती है वो हम देख लेते हैं, फिजिकल स्टेट देख लेते हैं। फिजिकल स्टेट, अब हमें पता है, हमने जैसा कि अभी पढ़ा शुरू में कि दोनों जो इलेक्ट्रॉनिक जो डोनेट करता है मेटल और जो नॉन मेटल एक्सेप्ट करता है, दोनों करते हैं गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अब गैसियस से ये जाते हैं, जब बॉन्ड बनता है तो ये जाते हैं सॉलिड स्टेट में। लेकिन कैसे? अब सॉलिड स्टेट में ऐसे जाते हैं क्योंकि हमने कहा कि ये होती है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो ये फोर्स एक दूसरे को इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि ये दोनों को हेल्ड टाइटली फिक्स कर देती है कि इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होता है ना वो मूव नहीं कर सकता। तो ये गैसियस से सॉलिड स्टेट में चले जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि NaCl हम लगा लें, जो नमक रॉक सॉलिड होता है, रॉक साल्ट जो होता है। अच्छा जी, ये हो गया हमारे पास पहली फिजिकल स्टेट जो कि हमने कहा कि सॉलिड होते हैं। देन अब हमारे पास आ गया कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी में जब तो ये सॉलिड स्टेट में होते हैं, ठीक है, सॉलिड स्टेट में तो होते हैं, ये होते हैं बहुत ही ज्यादा बैड कंडक्टर। सॉलिड स्टेट में ये होते हैं बैड कंडक्टर्स। क्यों? क्योंकि मैंने अभी बात की कि इतनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होती है कि चार्ज मूव नहीं कर सकता। जब चार्ज ही मूव नहीं कर सकता, आयंस टाइटली हेल्ड अप है, आयन मूव ही नहीं कर सकते, तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि यहाँ पे कोई चीज कंडक्ट हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए, ठीक है। तो जब चार्ज ही मूव नहीं कर सकता तो ये सॉलिड स्टेट में तो ये हुआ बैड कंडक्टर। लेकिन अगर हम मोल्टन स्टेट की बात करें, मोल्टन स्टेट की बात करें कि जब हम इन्हें हीट प्रोवाइड करेंगे, जैसे ही हम हीट प्रोवाइड करते हैं ना, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्टार्ट लोअरिंग डाउन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो लो होना शुरू हो जाती है जैसे ही हीट प्रोवाइड करते हैं। तो जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लो होती है, चार्ज मूव करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देते हैं। अब एक्वा स्टेट में हम देख लेते हैं। एक्वा स्टेट, अब पानी में एक ऐसी एबिलिटी है, वाटर हैज द एबिलिटी कि वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तकरीबन 80% तक लो कर देता है। वाटर हैज द एबिलिटी to lower the force of attraction up to 80%, कमोबेश 80%, मोरलेस 80% तक ये कम कर देता है। तो जब ये कम कर देता है तो चार्ज मूव करने लगते हैं, जब चार्ज मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। ये थी हमारे पास कंडक्टिविटी। अब हम देखते हैं आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म में एक्चुअली में होता क्या है कि सेम फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब आइसोमेरिज्म जो है ना, जो सिंगल NaCl है वो तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बट क्योंकि हमने पहले भी बहुत सारे डिस्कस किया कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और काफी कुछ हमने कहा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो एक मॉलिक्यूल होगा ना वो नहीं करेगा, उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा। बट जब काफी सारे न्यूमरस NaCl मिल जाएंगे ना, तब हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा लैटिस। लैटिस का स्ट्रक्चर बन जाएगा 3D स्ट्रक्चर, जैसे हमने पहले जिसको डिस्कस किया थोड़ा सा। लैटिस का जो स्ट्रक्चर बनेगा, वो जो स्ट्रक्चर होगा ना वो केपेबल होगा इस फिनोमेना के लिए, ठीक है। वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, उससे हम उसका स्ट्रक्चर होता है जैसे NaCl का रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो वो जब 3D स्ट्रक्चर बनेगा ना, वो आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिंगल मॉलिक्यूल नहीं कर सकता। ये था आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म बाय द वे होता है कि सेम जो होता है 3D स्ट्रक्चर जिनका सेम होता है, उसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं और एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। तो अच्छा जी, आइसोमॉर्फिज्म सेम 3D स्ट्रक्चर, ठीक। इसके लिए हमें कुछ कंडीशंस रिक्वायर होती हैं, और कंडीशंस हमारी क्या है? जो कंडीशंस हमें रिक्वायर होती हैं इसके लिए एक तो फॉर्मूला सेम होना चाहिए, सेम
फॉर्मूला, ठीक है। और दूसरी चीज जो है वो होती है नेबरिंग एटम, मतलब पीरियोडिकली जो है वो एटम एक दूसरे के नेबर में हो। नेबरिंग एटम चाहिए हमें यहाँ पे। और मेन चीज जो है कि एक ही ग्रुप में से ना हो, कांट भी, हो ही नहीं सकते। मतलब अगर ये एक ग्रुप में होंगे तो साइज का बहुत ज्यादा मैसिव, आप हम आगे पढ़ेंगे भी, साइज का डिफरेंस आ जाएगा, तो फॉर्मूला स्ट्रक्चर सेम कभी भी नहीं हो सकता। कांट बी इन सेम ग्रुप, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास NaCl है, MgCl है। अब Na और Mg ये दोनों किस पीरियड्स हैं? ये दोनों थर्ड पीरियड्स हैं, ठीक है। थर्ड पीरियड्स हैं ये दोनों, और ये एक दूसरे के नेबर हैं। अब पीरियड में हमें पता है कि साइज इंक्रीज नहीं होता, मतलब बहुत ही स्लो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है साइज एज कम्पेयर टू ग्रुप। ग्रुप में जब हम नीचे जाते हैं तो शेल इंक्रीज होते हैं। अब आपको पता है एक से दूसरा शेल बनेगा तो काफी सारा साइज में चेंज आ जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो पीरियड में जो है वो साइज इंक्रीज नहीं होता इतना ज्यादा। ये थर्ड पीरियड में, यहाँ दोनों पीरियड में साइज इंक्रीज नहीं होता जैसा कि हमने देखा, तो इनका स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम होगा। बट अगर मैं बात करूं NaCl और KCl की, ये है थर्ड पीरियड में, थर्ड पीरियड, ये है फोर्थ पीरियड में। वो थर्ड पीरियड में है, वो फोर्थ पीरियड में है। इसमें Na के हम शेल्स देख लें तो वो है 3, इसके शेल्स देख लें तो वो 4 हैं, तो डिफरेंस आ गया, अच्छा खासा साइज का डिफरेंस आ गया यहाँ पे हमारे पास। इसलिए मैसिव साइज डिफरेंस, ठीक है। ये हमने दो चीजें पढ़ी आइसोमॉर्फिज्म में, कि नेबरिंग में हो गया एटम तो साइज में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, फॉर्मूला जो 3D स्ट्रक्चर बनेगा वो तकरीबन सेम होगा। बट अगर वो ग्रुप वाइज में, मतलब सेम ग्रुप में आ जाएंगे, ठीक, पीरियड चेंज हो जाएंगे, जैसे ग्रुप से नीचे जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाते जाएंगे तो शेल्स इंक्रीज होते जाएंगे, शेल्स इंक्रीज होगा, ऑब्वियसली सी बात है कि साइज इंक्रीज होता जाएगा, जो कभी स्ट्रक्चर को सेम नहीं रहने देता। आइसोमॉर्फिज्म के बाद हम देख लेते हैं जी टाइप्स ऑफ रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारी प्रॉपर्टी है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हमारे पास दो हम देखेंगे, आयनिक रिएक्शन। अब आयनिक रिएक्शन जो होते हैं ना, इनको स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये बहुत फास्ट रिएक्शंस होते हैं, फास्ट रिएक्शंस होते हैं आयनिक रिएक्शन जो होते हैं, ठीक है। ये तकरीबन 10⁻⁸, 10⁻⁷ इस स्पीड में ये कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इनको बहुत ही मुश्किल होता है इनकी स्टडी करना। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है NaCl प्लस AgNO3, ठीक है। ये बन गया हमारे पास रिएक्शन के बाद, ये AgCl बन गया प्लस NaNO3। अब ये जो AgCl बना ना, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, ये लें जी, ये वाइट प्रेसिपिटेट की फॉर्म में निकल जाएगा। अब ये बात अच्छी याद रखिए कि जिस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बन रहे होंगे ना, वो बहुत ही फास्ट रिएक्शन होगा, फास्ट रिएक्शन, ठीक है। एज कंपेयर टू, अब आयनिक रिएक्शन के कंपैरिजन में अगर देखें तो कोवलेंट रिएक्शंस जो होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑर्गेनिक रिएक्शन भी कहते हैं, इनको स्टडी करना आसान होता है कंपैरेटिवली, क्योंकि ये स्लो रिएक्शन होते हैं, स्लो रिएक्शन एज कंपेयर टू आयनिक, उनके निस्बत ही बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं, तो इनको हम इजीली ऑर्गेनिक रिएक्शन, कोवलेंट रिएक्शन जो है, इनको इजीली हम स्टडी कर पाते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी प्रॉपर्टी आ गई, इसके बाद प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सॉल्युबिलिटी। अब ये सॉल्युबल होते हैं, बाय द वे जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ना, ये सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबल क्यों होते हैं? ड्यू टू सॉल्वेशन एनर्जी। अब ये क्या चीज है, ये भी बहुत से अलग से टॉपिक है, इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे अगर हुआ तो। अब ये सॉल्युबल क्यों होते हैं? ये सॉल्युबल होते हैं सॉल्वेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह अगर आपने पढ़ा हो तो उस वजह से ये सॉल्युबल होते हैं। तो लास्ट में एक छोटा सा और भी है, परसेंटेज कोवलेंट
कैरेक्टर, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि फजान्स रूल इसको डिस्कस करता है। फजान्स रूल इसको डिस्कस करता है कि ये कहता है कि कोई भी आयनिक जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक नहीं होता, और कोई भी जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो 100% कोवेलेंट नहीं होता, उसमें आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होता है। इसमें कोवेलेंट में आयनिक करैक्टर प्रेजेंट होता है किसी हद तक, और इसमें आयनिक बॉन्ड में कोवेलेंट करैक्टर प्रेजेंट होता है, तो उसको फजान्स रूल डिस्कस करता है। तो ये थी हमारी सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज, और ये था हमारा लेक्चर आयनिक बॉन्ड का। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारी होगी आयनाइजेशन एनर्जी की। इंशाल्लाह ताला, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।